वोट चोरी करके सत्ता पे आने की लोगों ने कोशिश की है। तो साथियों, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा। ये ईवीएम मशीन तो हम लोगों को जब तक देश से हम लोग उसको उठा के नहीं फेंकते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, तो हम लोग वास्तविक प्रतिनिधि अपना समाज के लिए काम करने के लिए हम लोग विधायिका में नहीं भेज पाएंगे। तो लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है, 4 पिलर है, 4 खुटा है जिसको कहते हैं, वो विधायिका है। विधायिका जिसको हम लोग राज्यसभा लोकसभा बोलते हैं, जहां समाज के चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाकर के संविधान जो कानून का संग्रह है, जो मौलिक अधिकार है, कानून संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, बनाना चाहिए। विधायक में कानून जो बनाने का काम होना चाहिए संविधान के हिसाब से, वहां पे कानून बनता है विधायिका में, और कार्यपालिका में उसको लागू किया जाता है। जो प्रशासनिक विभाग वो कार्यपालिका है। समझ पा रहे हैं साथियों? पहला पिलर है विधायिका, दूसरा पिलर है कार्यपालिका, तीसरा जो न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, ये कोर्ट है, वो न्यायपालिका है। चौथा जो खुटा है, पिलर है, खंभा है, वो मीडिया है। ये चारों के चारों जो पिलर है खंभे में, भारत के संविधान जो वर्गों में बटा हुआ है, आदिवासी एक वर्ग है, एक दलित वर्ग है, एक सामान्य कैटेगरी वर्ग है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग है, धार्मिक अल्पसंख्यक जो वर्ग है। तो ये जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्ग के लोगों को चारों जो कॉलम पिलर से वहां पे अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, होना चाहिए। आदिवासी 7.5% है, ओबीसी 52% है, एससी 15% है, जनरल 15% है। तो उनको अपनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से चारों पिलर्स में, खंभे में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। पर लोकतंत्र के नियम को दरकिनार करते हुए एक विशेष वर्ग ही चारों स्तंभ में वो काबिज है। विधायिका में काबिज है, कार्यपालिका में काबिज है, न्यायपालिका में काबिज है, मीडिया में काबिज है, जिसकी वजह से आज हमें अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ता है। साथियों, आप लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारत में ना धर्म के नाम पे लड़ाई होना चाहिए था, क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। सभी धर्म अच्छी बातों को बताता है, तो भारत तो स्वर्ग से होना चाहिए ना। पर यहां पे धार्मिक लड़ाई, धार्मिक मुद्दा को बनाया जा रहा है। यहां पे अधिकारों की लड़ाई होना चाहिए, वहां पे उलझा करके रख दिया गया है। यहां के लोगों को शिक्षा की जरूरत है, रोड की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है कि नहीं है? हमारे बाल बच्चों के लिए एक अच्छे रोड की जरूरत है, सभी लोगों के लिए, है कि नहीं है? एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है कि नहीं है? एक अच्छे स्कूल की जरूरत है कि नहीं है? अब देख रहे हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रहा है? मार्जिन करके स्कूलों को क्या कर रहा है? बंद कर दे रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूंजीपतियों के बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे बहुजन समाज के बेटे बेटियां कहां पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पर सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को जानकारी अपडेट करने में उलझा के रख दिया गया है। थाली बजाओ खाना खाओ का कार्यक्रम बनाया गया है। नहीं बनाया गया है? गुणवत्ता वही शिक्षा दिया जा रहा है। यदि शिक्षा सही क्वालिटी पूर्ण रहेगा, गुणवत्तापूर्ण रहेगा, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, गरीब अंचल के लोग कर्मचारी, अधिकारी बनेंगे, एक अच्छे नेता बनेंगे, एक अच्छे व्यापारी बनेंगे, नहीं बनेंगे साथियों? तो समस्याओं का जड़ ईवीएम मशीन है साथियों। संपूर्ण भारत में सामाजिक संगठन के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, ईवीएम मशीन का हम लोग विरोध करते हैं। करते नहीं करते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि सच्चे प्रतिनिधि हम चुन करके भेजें, ताकि वो सामाजिक समस्याओं का समाधान हो। आजादी के पश्चात इतने सारे हमारे क्षेत्र के विधायक संसद बने, पर देख रहे हैं सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, बल्कि अन्याय अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
इसलिए शासन से हमारा करबद्ध निवेदन है इस संगठन के माध्यम से कि ईवीएम मशीन को तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 19 ये मौलिक अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम लोग अपना वोट का अधिकार, अपने विचारों का भी व्यक्ति करते हैं और हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे आर्टिकल 18-19 का ये सरासर उल्लंघन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है साथियों? मैं भाषण देने का काम नहीं कर रहा हूं, मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना है, बताना है, ताकि आप लोग अपने गांव घर परिवार में अच्छे से परिचर्चा कर पाओ। तो साथियों, हम लोगों को लोकतांत्रिक राजा बैलेट पेपर से जो पहले हमारे लोग करते थे, मतपेटी से राजा बनाने का काम करते थे, निष्पक्ष चुनाव होता था, मुक्त होता था, पारदर्शिता पूर्ण चुनाव होता था। हम शासन प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं। दूसरे मुद्दे पे मैं रखना चाहूंगा अपने विचारों को, साथियों, जानकारियों को। चूंकि मूल निवासी बहुजन समाज का एक तबका ओबीसी वर्ग है, ओबीसी इंग्लिश में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। यदि ओबीसी जागेगा तो शासन सत्ता पे सबसे ज्यादा उन्हीं लोग जाएंगे। उनकी जो है 52% जो आबादी है, कहा जाए तो आधा भारत उन्हीं का है। वो भी हमारे मूल निवासी साथी लोग हैं, वो हमारे डीएनए के भाई हैं, डीएनए के भाई हैं, खूनी रिश्ता है। हम लोग को आपस में तोड़ दिया गया है। आदिवासी, ओबीसी, एससी, ऐसा करके तोड़ दिया गया है। वो हमारे जाति बिना दिरा के हैं, मूल निवासी साथी लोग हैं, बहुजन साथी लोग हैं। तो उनको भी आज तिथि तक लोकतंत्र के चारों जो खंबे हैं, पिलर हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात में उनको भी अधिकार नहीं मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में गए, जब संविधान लिखने का मौका मिला, बाबा साहब अम्बेडकर एससी कैटेगरी के थे, दलित शोषित वर्ग के थे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने अनुच्छेद 340 में अधिकार बहाल किए, हक अधिकार दिए। ओबीसी वर्ग के साथी यदि यहाँ पे होंगे तो उनको जानना चाहिए, यदि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे हैं, या तो हमारे साथी यहाँ पे जो मंचासीन हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, प्रथम कानून मंत्री से उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए जो 340 के तहत अधिकार दिए थे, जब क्रियान्वित नहीं होने लगा तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा देने का काम किए थे ओबीसी वर्ग के लिए। तो साथियों, एसटी एससी की भांति आदिवासी और दलित शोषित वर्ग के सामाजिक समूह के लिए जो अधिकार बहाल किए 341 और 342 में, उससे पहले उन्होंने 340 में अधिकार दिए। उसके तहत में काका कालेकर एक आयोग गठन हुआ 1953 में। उन्होंने घूम घूम करके रिपोर्ट बनाई, केंद्र सरकार को दिए, राष्ट्रपति को उन्होंने लिखी थी, प्रतिवेदन दिए। उसके तहत उनको अधिकार बहाल होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, पर गंभीरता पूर्वक उसको विचार मंथन नहीं किया गया। और जो काका कालेकर जो साहब थे, उन्होंने खुद विरोध किया चिट्ठी लिख करके। इस प्रकार से जब कांग्रेस का कार्यकाल था, उस समय ओबीसी वर्ग को अधिकार देने के बजाय में प्रतिवेदन को पूरे डस्टबिन में फेंका गया। साथियों, बड़े दुख की बात है। फिर दोबारा मंडल कमीशन, जिसका पूरा नाम आप लोग जानना चाहेंगे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, उनके अथक प्रयासों से ओबीसी वर्ग को हक अधिकार देने के लिए पहल किया गया। पर बड़ी मुसीबत में, बड़ी कठिनाइयों के साथ में 52% उनको ना मिल करके 27% मिला, और 27% में भी क्रिमिनल लागू कर दिया गया। तो साथियों, ओबीसी वर्ग को समझने की जरूरत है,
समझाने की जरूरत है, इस आंदोलन में सहभाग होने की जरूरत है, ताकि उनको हक अधिकार मिले। जनगणना हो, आंकड़ा हो, यदि सुचारू रूप से जनगणना हो और आंकड़ा यदि ST 120 का हो, तो उस आंकड़े के हिसाब से उनको लोकतंत्र के चारों स्तंभ में उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। साथियों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। विधायक संसद बने, न्यायपालिका में जाए, कार्यपालिक प्रशासनिक विभाग में कर्मचारी अधिकारी बने। साथियों, हमारे बहुजन समाज के ST 120 वर्ग के लोग। तो साथियों, अगला जो बिंदु है, आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में, चूंकि देख रहे हैं संविधान लागू होने से पहले हमारे समाज में अंग्रेजों के समय में भी जो संघर्ष किया, कोल विद्रोह किया, संताल विद्रोह किया, मुंडा विद्रोह हुआ, और भारत के अंदर तमाम आदिवासी क्षेत्रों में अपने अस्तित्व, अस्मिता, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया। साथियों, आज हमारी पौराणिक पुराने समय की रूढ़ी प्रथा, विद्यमान जो विधि है, उस विधि को संविधान के अनुसूची 5वीं और 6वीं में वो संवैधानिक अधिकार है। तो हम लोगों को, आदिवासियों को अनुसूची 5वीं और 6वीं के बारे में विस्तृत जानकारी रखना चाहिए। साथियों, अनुसूची 5वीं और 6वीं के तहत में हम लोगों को शासन प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए स्वशासन और मालिकाना हक दिया है। साथियों, हम जो निवास करते हैं ये अनुसूची 5वीं है। संविधान में संविधान जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा बनाने में। संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 धाराएं हैं। 12 अनुसूचियों में जो धाराएं हैं वो किसी न किसी अनुसूची से वो संबंधित रखता है। जैसे अनुच्छेद धारा जिसको कहते हैं 244 के तहत में अनुसूची जो 5वीं उल्लेखित किया गया है। अनुसूची 5वीं के तहत में हम इस क्षेत्र के मालिक हैं, शासक हैं। हम लोगों को अपनी जानकारी नहीं होने की वजह से आज हम लोग चपरासी नौकर बन के बैठे हुए हैं। भारत के 10 राज्य वो अनुसूची 5वीं क्षेत्र है। 6वीं क्षेत्र वो जनजातीय क्षेत्र है, जहां पे 70 से लेकर के 100 में 70 से 100 के बीच में आदिवासियों की जो प्रतिशत रहता है वो अनुसूचित 6वीं के अंतर्गत आता है, और जहां 50 से 70 के बीच में रहता है वो अनुसूचित 5वीं है। तो संविधान के हिसाब से हमारे पूर्वजों की जो हमारी शासन सत्ता पे जो नियंत्रण था, हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, रूढ़ी प्रथा थी, संविधान में अनुच्छेद के हिसाब से हम लोगों को दर्जा मिला है। साथियों, आज हम लोग शासक बनने के लिए सोचना है। यह कार्यक्रम आपको शासक बनने के लिए लगाया जा रहा है, समस्याओं को जानकारी दे करके आप लोगों को अच्छे शासक बनने की ये प्रेरणा दे रहा है। साथियों, अनुसूचित 5वीं के 6वीं के बारे में और बताएंगे, क्योंकि अभी डिलिस्टिंग का मुद्दा छत्तीसगढ़ जसपुर जिले में तूल पकड़ा हुआ है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो समुदाय है वो डिलिस्ट करके आदिवासी समूह से उनको बाहर निकालने के लिए शासक वर्गों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा प्लान किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। देख रहे हैं हमारे जसपुर जिले में भी। यदि जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं यदि डिलिस्ट हो जाते हैं, सूची से बाहर हो जाते हैं, आदिवासी संख्या घटेगी नहीं घटेगी? जब घट जाएगी तो यहां पर अनुसूची 5वीं और 6वीं स्वतः खत्म हो जाएगा। सामान्य क्षेत्र का कानून यहां लागू होगा। अनुसूची 5वीं और 6वीं की वजह से आज जनप्रतिनिधि वार्ड पंच बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, डीडीसी बीडीसी बन रहे हैं, संसद बन रहे, विधायक बन रहे हैं। क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आज हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं वो प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र कोर्ट कचहरी से बनवाते हैं, 49-50 का सेटलमेंट मांगता है कि हमारे पूर्वज यहाँ पीढ़ी पीढ़ी से निवासरत है, रह रहे हैं। मांगता ही नहीं मांगता है। हमारी संस्कृति सभ्यता जब खत्म हो जाएगा, अनुसूचित 5वीं से वो बेदखल हो जाएंगे,
न कर्मचारी अधिकारी आदिवासी के रहेंगे। तो साथियों, ये दुश्मनों की जो चाल है, मनुवादियों की जो चाल है, हमारे लोगों को समझाना होगा, बताना होगा। हमें आपस में लड़ना नहीं होगा, प्रेम से बैठ करके समझाना होगा, ताकि ये अनुसूचित 5वीं क्षेत्र, 6वीं क्षेत्र बरकरार रहे। समझ में आया बात साथियों? हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, धर्म के नाम पे कटने की जरूरत नहीं है, बंटने की जरूरत नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत में हर भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है, आचरण करने का अधिकार दिया है, प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। तो हम लोगों को संविधान और कानून के दायरे में रह करके अपने धर्म को मानना है, यह हम लोगों का मौलिक अधिकार है, डरने की बात नहीं है। चाहे आज क्रिश्चियन बने, कल मुस्लिम बने, परसों हिंदू बने, नरसों सिख बने, बौद्ध बने, जैन बने, वो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो साथियों, यहाँ पे संविधान को दरकिनार रखते हुए संविधान द्रोही, देशद्रोही कार्य किया जा रहा है। हम लोगों को संगठित होकर के लड़ने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे साथियों के द्वारा बताया जाएगा, संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाकी विषय वस्तु पे मैं अपने विचारों को बाद में बताऊंगा। तो साथियों, एकमात्र समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ही उपाय है, जन आंदोलन। माननीय मेश्राम साहब पूरे अपनी जिंदगी लगा दिए हैं लोगों को संगठित करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को एकत्र करने के लिए। तो हमें मेश्राम साहब के नेतृत्व में, बापसेठ के नेतृत्व में, भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, अन्य पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में, परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में, बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में अपने संविधान के हक अधिकार को जानना है, बचाना है, साथ सहयोग देना है, ताकि जल जंगल जमीन को हम लोग बचा पाएं और हम लोग शासक बन पाएं। तो प्रेम से बोलिए, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। मेश्राम साहब अब आगे बढ़ो, हम मेश्राम साहब आगे बढ़ो, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बोलने का मौका दिए। आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोग से नम्र गुजारिश करता हूं कि जितने भी यहाँ पे माता पिता, भाई बहने, बहुजन मूल निवासी समाज के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग जितना समझे हैं मनन चिंतन करिए। अपने घर में आपके बेटे बेटियां हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं, सभी को आप लोग जानकारी दीजिए, जागृति का काम कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, संगठन को मजबूत करने का काम कीजिए और आप साथ सहयोग दीजिए। ये आजादी की लड़ाई है, तथा कथित आजादी जो हासिल हुआ है, हमें पूर्वजों के आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है, ये कारवां को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, जागृति की दीप को आगे चला करके आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।